नेक्स्ट न्यूज है यूएस इराक से रिलेटेड। यूएस इराक बिगिन फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक ऑन द फ्यूचर ऑफ यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन इराक। यूएस की मिलिट्री फोर्सेस वर्ल्ड में सबसे एडवांस हैं और यूएस से सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है मिलिट्री के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सनल्स के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की जो आर्मी फोर्स है या इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया। ठीक है, लगभग 3 लाख के करीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। ठीक है, ये है गवर्नमेंट फील्ड में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और अगर प्राइवेट में देखोगे तो एक कंपनी है वॉलमार्ट, यूएसए की कंपनी है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर है वर्ल्ड का। और गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया। और कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह। पहले ये यूपी के चीफ मिनिस्टर होते थे। सो इराक में यूएस मिलिट्री क्यों है? क्योंकि इराक का जो ये वाला एरिया है जो सीरिया से टच करता है, यहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप काफी एक्टिव है जो हमने पढ़ा भी था, आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इसकी फुल फॉर्म है। तो ये मिलिट्री एक मिलिटेंट ग्रुप है आईसिस, वो काफी एक्टिव है इस एरिया में, सीरिया के एरिया में और इराक के। तो उनको काउंटर करने के लिए यूएस मिलिट्री वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें इराक की कैपिटल बगदाद, ठीक है, सीरिया की कैपिटल दमिश्कस, ठीक है, सीरिया की कैपिटल दमिश्कस है। सीरिया में भी नॉर्थ कोरिया की तरह काफी टाइम से डिक्टेटरशिप है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है। नीचे ये सऊदी अरेबिया है, जो सऊदी अरेबियन पेनिनसुला है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, गुड। और तुर्की का नया नाम तुर्की और कैपिटल अंकारा। ठीक है, ईरान की कैपिटल तेहरान। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इराक की पोजीशन कहां पे है। इराक पर्शियन गल्फ में बॉर्डर शेयर करता है, ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, इराक पर्शियन गल्फ में बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 रिवर है, टिग्रस और यूफ्रेटस। इन 2 रिवर्स के बीच में मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन हुआ करती थी कभी, जिसको वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइजेशन माना जाता है। जैसे इंडिया में कौन सी सिविलाइजेशन थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। वीर क्यों बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन? इंडस रिवर के पास। मैंने पूछा उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? लार्जेस्ट साइट थी हड़प्पा। लार्जेस्ट साइट पे भी आते हैं, फर्स्ट साइट थी।
फर्स्ट से पक्का, ठीक है। आईवीसी में डिस्कवर होने वाली पहली साइट थी हड़प्पा, तो इसके लिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है। बताओ भाई, लार्जेस्ट आईवीसी साइट बताओ। राखीगढ़ी। कहाँ पे है नैतिक राखीगढ़ी? हरियाणा में, ठीक है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मानी जाती है, इन दो रिवर्स के बीच में एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो इसको ये माना जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ये, ठीक है। बाकी इसको आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो टिग्रस और यूफ्रेटस रिवर दो इराक से, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहाँ पे हुआ करती थी कभी एंशिएंट टाइम में। कैपिटल है बगदाद, और पर्शियन गल्फ में से बाउंड्री ओपन होती है, यानी पर्शियन गल्फ में ओपन होता है इराक। तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। और इराक का कुछ रीजन और सीरिया का कुछ रीजन आईसिस के कब्जे में है। आईसिस एक मिलिटेंट ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आईसिस ये चाहता है कि जो खलीफा की पोजीशन होती थी पहले, मुस्लिम वर्ल्ड का हेड को बोलते थे खलीफा, ठीक है। तो वो खलीफा को, वो वाली जो पोजीशन है उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं वो। अभी वो पोजीशन नहीं है, अभी सभी कंट्रियों में, कहने को तो मोस्टली कंट्रियों में डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो वो उस खलीफा की पोजीशन को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, ये उनका मेन मोटो है, ठीक है। तो इसलिए वो पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो भी कंट्री या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो पर्सन ट्रेडिशनल मुस्लिम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, जैसे वुमेन्स पर्दा नहीं कर रहे हैं, तो वो उस चीज के बहुत अगेंस्ट है, ठीक है। तो वहां पे वो वायलेंस करते हैं। तो वो चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड को खलीफा हेड करे, और खलीफा आईसिस में से कोई हो, जो उनकी टीम है उनमें से, ठीक है। अलग अलग टाइम पे जो आईसिस के हेड होते हैं वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि मैं खलीफा हूं अभी मुस्लिम वर्ल्ड का, ठीक है। तो उन एक तरह से बोल सकते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, जो ये चाहती है कि मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ट्रेडिशनल रूल्स रेगुलेशन के ऊपर चले, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते वो लोग। उनका ये मानना है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये वेस्ट की देन है, वेस्ट विद कैपिटल डब्ल्यू, वेस्ट विद कैपिटल डब्ल्यू बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। सो दे आर एज्यूमिंग कि जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो ये सारा वेस्ट की देन है, तो इसलिए वो लोग अमेरिका के वैसे ही अगेंस्ट में और पूरे यूरोप के भी अगेंस्ट में, ठीक है। तो अमेरिका, अब इराक इतना कैपेबल नहीं है कि वो उनसे फाइट कर पाए, ठीक है। इन मिलिटेंट ग्रुप को अलग अलग कंट्रीज से सपोर्ट मिलता है। अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में भी कुछ ऐसे ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं जो पुराने इस्लामिक कल्चर को रिवाइव करना चाहते हैं, तो वो इनको आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं और इनके पास बहुत एडवांस वेपन होते हैं, ठीक है। तो इराक और सीरिया जैसी कंट्री इनसे फाइट नहीं कर सकती, छोटी स्मॉल कंट्री हैं, इनकी इकोनॉमी भी इतनी सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट है 3 नेशंस क्विट वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोवास। इकोवास की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये है इकोवास की फुल फॉर्म। पहले तो इकोवास लिख लो, उसकी फुल फॉर्म लिख लो। ये वाली कंट्रीज हैं जो इकोवास के मेंबर हैं, ठीक है। और जो लाइट ग्रीन में है वो सस्पेंडेड हैं, वो अभी करंटली उनको सस्पेंड किया गया है, वो मेंबर नहीं है। सस्पेंशन के अपने अपने रीजन है, क्योंकि ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत कोई ऐसी इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना पढ़ेंगे इकोवास क्या है, इकोवास का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। अभी ये न्यूज में है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि 3 कंट्रीज ने जहाँ पे अभी मिलिट्री रूल आया है, मतलब वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को इकोवास से अलग कर लिया है, ठीक है। इससे अलग हम लोगों ने एक अफ्रीकन यूनियन भी पढ़ा था एडिस अबाबा, इथियोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा में हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का।
ठीक है, तो इकोवास लिख लिया, इकोवास की फुल फॉर्म। अभी इन 3 कंट्रीज ने अपने आप को सेपरेट किया है, बर्किना फासो, माली और नाइजर। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, नाइजर की नहीं है। नाइजर ये है, ये नाइजीरिया, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा और वहां पे इकोवास का हेडक्वार्टर है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है इकोवास का। तो अभी उस पे भी डाउट है कि वो हेडक्वार्टर वहां रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रीटी से बनी थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लागोस। डन। ईयर याद कर पाओ तो सही है, नहीं याद कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1975 में बना था और ट्रीटी ऑफ लागोस से बना था। नहीं भी याद रखोगे ट्रीटी कोई बात नहीं, हेडक्वार्टर याद रख लेना कहाँ पे है। एग्जामिनर पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा इकोवास का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसे ज्यादा नहीं पूछेगा। डन। यहां पे ऊपर एक आइलैंड ग्रुप है, कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड बिलोंग टू स्पेन, स्पेन से बिलोंग करते हैं ये। स्पेन की ओवरसीज टेरिटरी है। हमने और भी पढ़े थे, बरमूडा आइलैंड पढ़े थे, वो यूके की टेरिटरी है। एक रीयूनियन आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड है इंडियन ओशियन में, वो इंडियन ओशियन के अंदर, वो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ओवरसीज टेरिटरी मतलब उस कंट्री के लैंड मास से दूर हो तो उसको बोलते हैं ओवरसीज टेरिटरी। और यहां पे नीचे है केप वर्डे आइलैंड, ये आइलैंड कंट्री है केप वर्डे। लेकिन केप वर्डे आइलैंड कहां है? अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, अटलांटिक ओशियन के अंदर। ठीक है, ये जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो हम वहां पे पढ़ेंगे इसको, केप वर्डे आइलैंड को। जो एंशियंट यूरोप था उसमें 2 कंट्री बहुत पावरफुल थी, पुर्तगाल और स्पेन। कौन से पेनिनसुला में है? आइबेरियन पेनिनसुला। तो इन 2 कंट्रीज के बीच में 1497 में एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ, हाँ, टोरडेसिलस, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस 1497 में। वो ट्रीटी क्या होगी कि जो ये अफ्रीका के केप वर्डे आइलैंड है, यहां से ये वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड, इसके इधर वेस्टर्न वर्ल्ड और इधर ईस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में जाने की परमिशन मिलेगी स्पेन को और ईस्टर्न वर्ल्ड में आने की परमिशन होगी पुर्तगाल के पास। तो इसीलिए वास्को डी गामा इंडिया आएंगे 1498 में। ठीक है, तो वो इससे कनेक्टेड है। यूरोप में, अभी तो यूरोप में पावरफुल कंट्रीज में नाम आता है स्पेन का, जर्मनी का, सॉरी फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का। लेकिन पुराने टाइम पे वहां पे पुर्तगाल और स्पेन 2 पावरफुल कंट्री थी। वो आपस में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करेंगे और डिवीजन करेंगे केप वर्डे आइलैंड से, कि भी इससे वेस्ट में आप जाओ सारा वर्ल्ड आपका, और इससे ईस्ट में सारा वर्ल्ड पोर्तुगीज का। ठीक है, तो उस ट्रीटी को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा पोर्तुगीज 1498 में इंडिया आएगा। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस 1497 की 7 या 4, एक बार इसको चेक करेंगे। मेरे हिसाब से तो 7 ही है। नहीं, 4 है, 1494।
तो इसको फॉलो करते हुए, मतलब यूरोप उस वक्त ज्यादा पावरफुल था, तो यूरोप के अंदर एक फिलोसफी आएगी मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म की फिलोसफी यूरोप में लगभग मिडल ऑफ 15th सेंचुरी के अराउंड आएगी। ये फिलोसफी ये बोलती थी कि द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड, whosoever will have maximum wealth will be all powerful। ठीक है, आज भी ये काम करती है कि जिसके पास जितनी ज्यादा वेल्थ है वो उतना पावरफुल होगा। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्री अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलेंगी। तब ये ट्रीटी होगी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस, कि यहां से वेस्ट में आप जाओ। तो इस ट्रीटी को फॉलो करते हुए उधर जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, और वो अमेरिका को डिस्कवर करेगा, और इधर आएगा वास्को डी गामा जो इंडिया को डिस्कवर करेगा। ठीक है, सी रूट से। इट सेज द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड, whosoever will have the maximum wealth will be all powerful। maximum wealth will be all powerful। अमेरिका भी अराउंड इसी टाइम के अराउंड डिस्कवर हुआ था 1914, मतलब वैसे तो पहले ही से था, सी रूट से कह लो कि उसने डिस्कवर किया था। अमेरिका तो कभी से था, ऐसे तो था नहीं। तो इंडिया को भी सी रूट से डिस्कवर किया था। शायद अमेरिका 1496 या 7 में गया होगा कोलंबस, और इधर ये 98 में आया था। तो 1-2 साल का ही गैप था दोनों में। पहले वो डिस्कवर करेगा एंडीज आइलैंड, तो उसको लगेगा कि मैंने इंडिया को डिस्कवर कर लिया है, तो इसलिए फिर उनका नाम वेस्ट इंडीज है, कि इंडिया के वेस्ट में वेस्ट इंडीज जो आइलैंड कंट्री है, तो कोलंबस उनको डिस्कवर करेगा। दोनों निकले थे डिस्कवर करने इंडिया को, लेकिन उनको पता नहीं था ना कि इंडिया कहाँ पे है। ठीक है, तो वो वेस्ट में गए, तो उनको लगा कि वो आइलैंड मिल जाएंगे, आइलैंड ग्रुप उनको लगेगा कि मैंने इंडिया को डिस्कवर कर लिया, क्योंकि ट्रेड रूट तो होता था ना लैंड से पहले से। वो तो सी रूट से डिस्कवर कर रहे हैं ना पहली बार, लैंड रूट से तो कभी से इंडिया से ट्रेड होता था, बहुत एंशिएंट टाइम से। आप लोग पढ़ भी तो रहे होगे कि एंशिएंट यूरोप में ट्रेड होता था। ठीक है, तो वो तो रोमन एम्पायर के खत्म हो जाने की वजह से ओटोमन एम्पायर नाम क्या होता था, जो तुर्की है आज का, उसको बोला जाता है गेटवे ऑफ यूरोप। तुर्की पे रूल होता था रोमन एम्पायर का, तो वो रोमन एम्पायर का रूल खत्म हो जाएगा। ये खत्म होगा लगभग 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का एंड हो जाएगा वहां पे, और वहां पे ओटोमन एम्पायर आ जाएंगे। रोमन एम्पायर क्रिश्चियन एम्पायर था, तो ट्रेड बहुत आराम से होता था यूरोप और एशिया के बीच में। कनेक्टिंग लिंक तुर्की से वो होता था, ट्रेड होता था। ठीक है, लेकिन जब रोमन एम्पायर को रिप्लेस करेगा ओटोमन एम्पायर, ओटोमन टर्क जो थे वो मुस्लिम रूलर थे, तो वो उस ट्रेड को आसानी से होने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए वो ट्रेड बंद हो जाएगा एशिया और यूरोप के बीच में। तो फिर वो नया ट्रेड रूट डिस्कवर करेंगे सी रूट से। इसमें टाइम लगेगा, इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक क्लास में ही पूरा होगा ये। इतना ही कर लेते हैं इस क्लास में, या इसे नेक्स्ट वाली न्यूज कर लेते हैं, पहले इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएई के बीच में राजस्थान में, नाम है डेजर्ट साइक्लोन। तो आपको ये याद रखना है, डेजर्ट साइक्लोन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के बीच में। ठीक है, कहां हुई है वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मिलिट्री
एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, हर एक का यही याद रह जाए कि किन दो कंट्री के बीच में वो काफी है। प्लेस की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है पूछने की, ठीक है। हालांकि आप लोग लिख लेना, लेकिन फिर भी प्लेस नहीं याद है कोई बात नहीं, सिर्फ ये याद रहे कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के बीच में, ठीक है। और नेटो की कौन सी हुई थी कृति? नेटो की एक्सरसाइज पढ़ी थी इससे पहले हमने एक, हाँ पहला क्या है? तो दूसरा है वो, पहला नहीं है। स्टेडफास्ट डिफेंडर 24। तो यूएई हम पहले कर ही चुके हैं। यूएई 7 एमिरेट्स से मिलके बना हुआ है। एमिरेट्स होते हैं जहां पे कोई अमीर हेड होता है, अमीर का मतलब लाइक ए किंग। तो अलग अलग एमिरेट्स हैं, तो 7 एमिरेट्स से मिलके बना हुआ है यूएई, जिसमें से सबसे बड़ा है आबू धाबी। आबू धाबी इनकी कैपिटल भी है, ठीक है। दुबई एक बड़ी सिटी है वहां पे, ऐसे ही शारजा एक बड़ी सिटी है, ठीक है। तो ये दुबई भी एक अमीरात है, आबू धाबी भी अमीरात है, शारजा भी अमीरात है। तो ऐसे 7 अमीरात से मिलके बना हुआ है, ठीक है। नहीं पता मुझे, ना ही आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो लिमिटेड करते हैं उन चीजों को। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। अरब इसलिए है क्योंकि इनकी लैंग्वेज अरेबिक है, इसलिए वो अरब वर्ड आता है, ठीक है। इन सभी कंट्रीज की लैंग्वेज अरेबिक होती है, ये जो सऊदी अरेबियन पेनिनसुला में है, ठीक है, इसलिए इनको अरेबिक कंट्री भी बोलते हैं। अरेबियन पेनिनसुला भी इसको इसीलिए बोलते हैं कि अरेबिक कंट्री है। पर्शियन गल्फ में ओपन होती है। आबू धाबी में मैंने 2 हेडक्वार्टर बताए थे, आप वो हेडक्वार्टर बताओ पहले, कीर्ति आप बताओ। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ, 7 वो और पूछ रहे हो, तो जो बता रहा हूँ वो याद रखो। बताओ भैया कौन से 2 हेडक्वार्टर बताए थे? कई बार बता लिया मैंने। आबू धाबी में बताओ, किसी को नहीं पता? एक तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दूसरा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है आबू धाबी में।